हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो रीजनिंग का चैप्टर शुरू करने वाले जाने वाले हैं उसका नाम है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन एंड ऑपरेशंस, यानी अजम्पशंस को आप ऑपरेशंस भी कह सकते हो। तो इसमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरीके के हमारे जो क्वेश्चंस है एग्जाम में पूछे गए। और सबसे पहली बात, ये चैप्टर है क्या, यानी ये रीजनिंग का कौन सा हिस्सा है जिसमें स्टेटमेंट और अजम्पशन से डील करता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका टाइप वन क्या है, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड कंसेप्शन। इस तरीके के क्वेश्चंस में होता क्या है कि आपको कथन दिए जाएंगे काफ़ी सारे, और उन कथनों के आधार पर आपको तर्क, वाक्य या जो और मान्यताएं दी गई हैं, आपको उन्हें देखना है क्या वे सही हैं। अगर कौन सी मान्यता या कौन सा तर्क, जो कौन सा एजप्शन है वो सही है, और उस एजप्शन को आपको आंसर में बताना है। तो जो टाइप वन में हम किस तरीके के सवाल डिस्कस करेंगे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन statement, argument, sentence followed by two assumptions are given. Consider statement, argument, sentence and the given assumptions and decide which one is implicit in the above statement, argument, sentence. निम्नलिखित प्रश्नों में दो मान्यताओं के साथ कथन, तर्क, वाक्य दिए गए हैं। दिए गए कथन, तर्क, वाक्य और मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय करें कि कौन सी मान्यता उपरोक्त कथन, तर्क, वाक्य से में निहित है, ये आपको बताना है। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन वन है उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे एक आपको पता चल जाए किस तरीके के जो सवाल हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट क्या है? स्टूडेंट वन टोल्ड स्टूडेंट टू, यानी छात्र एक ने छात्र दूसरे से कहा, आई नीड योर नोट्स टू रीड, मुझे तुम्हारे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे नोट्स को है ना पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब अजम्पशंस क्या निकालेंगे इससे? स्टूडेंट टू हैज़ प्रिपेयर्ड द नोट्स, यानी छात्र दो ने नोट्स तैयार किए हैं। स्टूडेंट वन वॉन्ट्स टू वेरीफाई हिज अंडरस्टैंडिंग, छात्र एक अपनी समझ की पुष्टि करना चाहता है, यानी जो पहला छात्र है अपनी समझ की, जो उसकी अपनी खुद की समझ है उसकी पुष्टि, यानी उसकी समझ की पुष्टि करना चाहता है। तो देखिए ज़रा, छात्र एक ने छात्र दो से कहा, यानी जो फर्स्ट यानी स्टूडेंट है, पहला छात्र जो है वो दूसरे से कह रहा है, क्या कह रहा है ज़रा बताइए? दूसरे से क्या कह रहा है? मुझे, यानी मुझे तुम्हारे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है। यानी हम ये मान सकते हैं कि दूसरे जो छात्र है उसने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि तभी तो उसने नोट्स मांगा। तो हम पहला कह सकते हैं कि जो पहली मान्यता है वो निहित है, यानी इम्प्लिसिट है, उसको हम मान सकते हैं। दूसरा, स्टूडेंट वन वॉन्ट्स टू वेरीफाई हिज अंडरस्टैंडिंग, यानी स्टूडेंट वन जो है अपनी समझ की पुष्टि करना चाहता है। अब क्या ऐसा आपको लग रहा है, क्या आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि वह अपनी समझ की पुष्टि करना चाहता है इन सब केस में? तो हम इसको लेकर निश्चित नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है, तो आप उसको एक्सप्लिसिट मानेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? ओनली वन। हम इसमें क्या बोलेंगे? ओनली वन। केवल हमें यहाँ पहली कथन को लेकर, पहली मान्यता को लेकर हमें ज़्यादा यहाँ पर पुष्टि लग रही है। आगे बढ़ते हैं, ओनली वन आएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट एक्स टोल्ड वाई, यानी कथन क्या है? एक्स ने वाई से कहा। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई से कहता है, क्या कहता है? आई वॉन्ट टू डू रिसर्च ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंस, मैं किशोरों की मानसिक अवस्था, किशोरों का मतलब क्या होता है कि युवा, यंग पीपल, राइट, यूथ। आगे बढ़ते हैं, एडोलेसेंस की मानसिक अवस्था पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, अनुसंधान करना चाहता हूँ। तो क्या करना चाहता है? अनुसंधान करना चाहता है किसके ऊपर? मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। किसके प्रभाव से? सोशल मीडिया के प्रभाव से किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है काम करता है। तो उसके ऊपर अनुसंधान कौन करना चाहता है? एक्स, उसने जो है वाई से कहा। असम्पशंस क्या है इसमें? द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट्स कैन बी मेजर्ड, किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव मापा जा सकता है। देखिए, अब वो उस पर रिसर्च करना चाहता है, यानी अनुसंधान करना चाहता है। तो अनुसंधान आप तभी करेंगे, आपको लगता है कि ये जो
प्रभाव हैं इनको आप माप सकते हो कि कितना हद तक जो युवा है या फिर किशोर हैं उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर जो सोशल मीडिया है वह किस तरीके से प्रभाव डालती है, कितना एक लिमिट तक डालती है, कितना हद तक डालती है, तो इसको मापा जा सकता है। तो हम पहले जो हमारी स्टेटमेंट है, जो हमारा कथन है, उसको हम पहली जो मान्यता है, हमारा जो पहला एजप्शन है, उसको हम सही मानकर चलते हैं। दूसरा, एक्स हैज़ द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ सच रिसर्च। एक्स के पास ऐसे अनुसंधान का कौशल और विशेषज्ञता है। देखिए, जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च करने के लिए काफ़ी ज़्यादा, अनुसंधान करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल्स चाहिए होता है, कौशल चाहिए होता है, आपको एक्सपर्टीज़, विशेषज्ञता चाहिए होती है, आपको नॉलेज, ज्ञान चाहिए होता है, और एक्सपीरियंस, अनुभव चाहिए होता है, तभी आप किसी चीज़ को लेकर रिसर्च कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर एक्स रिसर्च करना चाहता है इस विषय को लेकर, यानी अनुसंधान करना चाहता है इस विषय पर, तो इसका मतलब एक्स के पास जो है कौशल और विशेषज्ञता दोनों है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं ये दोनों ही अनुमानित हैं, तो निश्चित हैं, तो इसका मतलब बोथ आर इम्प्लिसिट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द ब्रांच मैनेजर टेल्स हिज कलीग द एंड ऑफ मार्च इज ऑलवेज बिजी। शाखा प्रबंधक अपने सहयोगी से कहते हैं मार्च के अंत, जो मार्च का अंत होता है, या मार्च के अंत का मतलब है मार्च के जो आखिरी के दिन होते हैं या आखिरी का हफ्ता होता है, हमेशा व्यस्त होता है। सो इसका मतलब क्या है, देयर इज मोर वर्क एट द एंड ऑफ द मार्च, यानी मार्च के अंत में अधिक काम होता है। तो आपको ये बताना है इसमें से क्या आंसर होगा। टू मच वर्क गेट्स accumulated ड्यू टू लैक ऑफ वर्क ऑन टाइम। समय पर काम नहीं होने के कारण बहुत सारा काम संचित हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। देखिए ज़रा, शाखा प्रबंधक, अब ये मान लीजिए कोई बैंक हो सकता है या कोई फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो सकता है, वित्तीय विभाग हो सकता है, तो वहाँ की ये कोई बात है, और जो उसने अपनी कलीग यानी सहयोगी से बोला कि मार्च के अंत हमेशा व्यस्त होता है, यानी जो मार्च का अंत होते हैं, आखिरी दिन होते हैं, हमेशा व्यस्त होते हैं। इसीलिए भी हो सकता है कि जब वित्तीय, एक होती है हमारी नॉर्मल ईयर, यानी हम जिसको बोलते हैं वार्षिक, जो हमारी जो होती है वार्षिक साल होती है, जो जनवरी से दिसंबर चलती है। फिर एक होती है हमारी फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष कब शुरू होती है, अप्रैल से मार्च, यानी 1 अप्रैल से, अप्रैल की पहली तारीख से अगले साल मार्च की 31 तारीख तक। तो सब बड़ी जो कंपनियां होती हैं, जो बैंक होते हैं, जो वित्तीय विभाग होते हैं, उनको क्या होता है, अपना जो लेखा जोखा है, जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो वित्तीय जो लेखा जोखा है, उन्हें संभालना होता है, उन्हें देखना होता है, और अगले साल के लिए तैयार करना होता है, और पिछले साल जो साल बीता है उसका रिपोर्ट तैयार करना होता है। तो इस कारण जो है अधिक काम हो जाता है मार्च के अंदर। तो हम कह सकते हैं देयर इज मोर वर्क एट द एंड ऑफ द मार्च। बिल्कुल, वी कैन से दिस, हम ऐसा कह सकते हैं, मार्च के अंत में अधिक काम होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि ऐसा हमें ऊपर के कथन से भी दिखा, क्योंकि उन्होंने बोला कि मार्च का अंत ज़्यादा ही व्यस्त होता है। टू मच वर्क गेट्स एक्यूमुलेटेड ड्यू टू लैक ऑफ वर्क ऑन टाइम। क्या ज़्यादा काम होने के पीछे समय पर काम नहीं होने के कारण बहुत सारा काम संचित हो जाता है, क्या यह कारण है? तो ऐसा हमें कहीं किसी भी जो ऊपर दिया हुआ कथन है उससे हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो हम मान के चलेंगे ओनली वन इज इम्प्लिसिट, केवल एक ही निहित है। अनुमानित है, निहित है, दोनों एक ही बात है कि ये पड़ेगा। कथन के अनुसार कहा जा सकता है कि मार्च के अंत में व्यस्त होने के कारण अधिक काम हो सकता है, इसलिए केवल अनुमान पहला ही कथन में निहित होगा। आर्ग्यूमेंट क्या है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर मोर यील्ड। अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों या उर्वरक क्या होता है, फर्टिलाइजर होता है, तो उर्वरकों की बजाय जैविक उर्वरक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कार्बनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शंस आगे, केमिकल फर्टिलाइजर इज हार्मफुल फॉर बोथ ह्यूमन एंड लैंड। रासायनिक उर्वरक मानव और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है। क्या हम यहाँ से ऐसा पता लगा पा रहे हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड्स मोर यील्ड एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मोर यील्ड एज कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर। जैविक या फिर
कार्बनिक उर्वरक रासायनिक उर्वरकों की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। देखिए, हानिकारक, अब हम जब ऐसे सवाल करते हैं ना, सबसे पहली बात, जो हमारा फैक्ट है, जो जो हमारा तथ्य है या जो हमारी जानकारी कहती है, उसको सीमित रखना होता है। क्योंकि हमें जानकारी बहुत है रासायनिक और कार्बनिक, या हम बात करें जैविक फर्टिलाइजर उर्वरकों को लेकर, कि ये जो मनुष्य है उसकी स्वास्थ्य पर भी, उसके स्वास्थ्य पर भी गलत तरीके का प्रभाव डालते हैं, नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, और भूमि पर भी नकारात्मक प्रभाव इनसे पड़ता है। लेकिन क्या यहाँ पर बात नकारात्मक प्रभाव की हुई है, या फिर किस तरीके से ये हानिकारक है भूमि और मनुष्य या मानव के स्वास्थ्य के लिए, इस तरीके की कोई बात कही गई है कथन में? तो नहीं कही गई है। तो इसीलिए अपने ज्ञान को थोड़ा सीमित रखें और उतना ही बात करें जितना कथन में दिया गया है। तो कथन में सिर्फ जो बात कही गई है वो कही गई है उत्पादन की वृद्धि की, यानी ईल्ड, मोर ईल्ड का मतलब क्या होता है? क्रॉप्स में जो वृद्धि होती है, यानी फसलों में उत्पादन की वृद्धि को हम बोलते हैं मोर ईल्ड्स इन क्रॉप्स। तो हम बात कर रहे हैं वृद्धि की ईल्ड की। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हमें कुछ जो है जानकारी नहीं दी गई है। तो ओनली टू, यानी ओनली एजप्शन सेकंड फॉलोज, केवल धारणा जो है दूसरी धारणा का पालन करती है ना, केवल दूसरी धारणा जो है पालन करती है। राइट, कृषि कार्य के लिए रासायनिक उर्वरकों की बजाय जैविक उर्वरक का उपयोग अधिक उत्पादन करता है, इसीलिए केवल धारणा 2 बयान का पालन करती है। राइट, तो यहाँ से आपको पता चल गया किस तरीके से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक्स टोल्ड वाई, तो एक्स ने वाई से कहा, क्या कहा? आई वॉन्ट टू सर्वे द हेल्थीएस्ट ब्रेकफास्ट अवेलेबल इन इंडिया, मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते का सर्वेक्षण, यानी जो है सर्वे करना चाहता हूँ। एजप्शन क्या है? अबाउट इंडियाज हेल्थीएस्ट ब्रेकफास्ट कैन बी नोन बाय द सर्वे, भारत के सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में सर्वेक्षण से जाना जा सकता है। एक्स हैज द स्किल एंड द एक्सपर्टीज ऑफ सच टाइप ऑफ सर्वे, एक्स के पास इस प्रकार के सर्वेक्षण का कौशल और विशेषज्ञता है। आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है। देखिए, ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है या जो ऐसा प्रश्न है, अभी हमने इसको लेकर डिस्कस करा। वहां पर वो क्या करना चाह रहा था? अनुसंधान करना चाह रहा था, रिसर्च करना चाह रहा था। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? सर्वे की। लेकिन दोनों में क्या चाहिए होता है? सर्वे हो या अनुसंधान हो, आपको उसमें स्किल, कौशल चाहिए होती है, और साथ साथ विशेषज्ञता यानी एक्सपर्टाइज चाहिए होती है उस फील्ड में, उस कार्य क्षेत्र में जिसमें आप यह कार्य करना चाहते हैं। तो यहाँ से दूसरा तो हम कहेंगे दूसरा इम्प्लिसिट है, दूसरा निहित है, यानी दूसरा पालन करता है ऊपर दिए गए कथन को। लेकिन जब ये इस तरीके का सर्वे किया जाएगा और इस सर्वे के जो प्रमाण, जो हम बात करें प्रमाण क्या निकलेगा इस सर्वे से, रिजल्ट क्या निकलेगा, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो ब्रेकफास्ट है उसको रैंकिंग दी गई है, उसको क्रमांक में लिखा गया है, क्रम में लिखा गया है, कौन सा ज़्यादा जो है स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। तो हमें पता चल सकता है कौन सबसे ज़्यादा जो है स्वास्थ्य है, या किस में सबसे ज़्यादा जो है स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा जो है कौन सा है। तो ये जो है हमारा सर्वेक्षण है, इससे हमें इस बारे में भी जानकारी मिलेगी। यानी यहाँ से दोनों जो हमारे एजप्शंस हैं, दोनों अनुमान जो है निहित है कथन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट एक्स टोल्ड वाई, आई वॉन्ट टू डू रिसर्च ऑन द इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग फ्यूम्स ऑन चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। एक्स ने वाई से कहा, याद रखिएगा, अभी हम नाम लिख लेते हैं। मैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुआं का प्रभाव पर अनुसंधान करना चाहता हूँ। असम्पशंस क्या है इसके? The impact of smoking fumes on children under 5 years of age can be known through research. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान का धुआं का प्रभाव अनुसंधान के माध्यम से जाना जा सकता है। X has the skill and expertise for such type of research. देखिए, X के पास इस प्रकार के अनुसंधान के लिए कौशल और विशेषज्ञता है। तो ये तो आपको पता है, ये तो जो है इसका आंसर सही रहेगा, क्योंकि तभी एक्स जो है अनुसंधान या रिसर्च करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है कि द इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग फ्यूम्स ऑन चिल्ड्रंस अंडर 5 years ऑफ एज कैन बी नोन थ्रू रिसर्च, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं,
या बच्चों पर धूम्रपान के धुओं का प्रभाव अनुसंधान के माध्यम से जाना जा सकता है? बिल्कुल जाना जा सकता है। तभी अनुसंधान का जो रिजल्ट है वो या जो आप प्रमाण है वो इसी तरीके से निकलेगा कि जो ये अनुसंधान किया जा रहा है तो उससे हमें स्पष्ट हो जाएगा किस तरीके से जो 5 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं उन पर जो धुआं है वो किस तरीके से प्रभाव पड़ता है उस पर। तो यानी पहला जो है हमारा सही हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों, बोथ assumption 1 and 2 आर implicit। आगे बढ़ते हैं, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, an advertisement claims we manufacture the best bikes in India which has unique safety features with high speed। कथन क्या है? एक विज्ञापन दावा करता है हम भारत में सबसे अच्छी बाइक्स मोटरसाइकिल बनाते हैं जिनमें अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं और उच्च गति है। यानी उच्च गति के साथ साथ उसके अंदर अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं भी हैं। assumption और क्या मान्यता लगा जा सकती है इससे? there is no other bike with such safety features in India। भारत में ऐसी कोई अन्य बाइक नहीं जिसमें ऐसी सुरक्षा सुविधाएं हो। दूसरा, people can buy bike at this price, लोग इस दाम पर बाइक खरीद सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई दाम को लेकर बात की गई कि इस दाम पर जो है बाइक लोग खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते? तो दाम को लेकर बात की ही नहीं गई है, तो हम इसको जो है गलत करेंगे। जो हमारी दूसरी अवधारणा है, जो पहली अवधारणा है, जो पहली जो हमारा कथन है, क्या है वो? जो पहली अवधारणा कथन से निकल के आती है वो ये कि मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है, दावा करता है किस बात का? कि वह भारत में सबसे अच्छी या बात करें बाइक्स बनाते हैं जिसके अंदर ऐसी अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं और उच्च गति है। यानी देयर इज नो अदर बाइक विद सच सेफ्टी फीचर्स इन इंडिया। तो वो जब इस बात का दावा करते कि हम सबसे अच्छा दे रहे हैं तो उनके इस कथन को लेकर माने कि भारत में और कोई ऐसी बाइक नहीं है, इसीलिए वो ऐसा दावा कर पा रहे हैं। अगर आपके पास एक आदमी इस बात का दावा करता है कि उसके पास सबसे अनोखा कुछ है तो उसका दावा वह तब तक रहेगा जब तक दूसरा वो है दावा नहीं करता कि मेरे पास भी है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो पहला कथन है, जो पहली मान्यता है, जो पहली अवधारणा है वो अंतर्निहित होगी, यानी इम्प्लिसिट होगी, निहित हो जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ रीजनल सेल्स मैनेजर टोल्ड हिज colleague, I am eagerly looking forward to present this year report to the top management। क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधक ने अपने सहयोगी से कहा। तो रीजनल सेल्स मैनेजर, RSM बोल देते हैं इसे, वो अपने कलीग को क्या कहता है? मैं उत्साहित हूँ इस वर्ष की रिपोर्ट को शीर्ष प्रबंधन यानी जो टॉप मैनेजमेंट है प्रबंधन को प्रस्तुत करने के लिए। उत्साहित है तो यानी इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। बिल्कुल। द कंपनी हैज मेड सम न्यू एक्विजिशन इन दैट एरिया। कंपनी ने उस क्षेत्र में कुछ नया अधिग्रहण किया है। दूसरा assumption क्या है? सेकंड assumption, द मैनेजर हैज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन द टॉप मैनेजमेंट। प्रबंधक के पास शीर्ष प्रबंधन पर प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है और ये आपको बताना है। देखिए ये आपने देख लिया, रीजनल मैनेजर ने अपने कलीग से क्या कहा? मैं उत्साहित हूँ इस वर्ष की रिपोर्ट को शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत करने के लिए। उत्साहित का मतलब है कि देयर इज समथिंग गुड, कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बड़ा होगा। और दूसरी बात कि अगर उत्साहित है तो वो ये जानना चाहता है कि इस रिपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट के ऊपर, शीर्ष प्रबंधन के ऊपर। तो बिल्कुल उसमें कोई बहुत जरूरी जानकारी हो सकती है। तो दूसरा जो धारणा है वो कथन के साथ जो है निर्हित करती है या संकेतित करती है। दूसरा, द कंपनी हैज मेड सम न्यू एक्वाइजिशन इन दैट एरिया। बिल्कुल कंपनी ने कुछ नया अधिग्रहण करा होगा, कुछ भी नया किया होगा, तभी वो है इतना जो है उत्साहित है उस रिपोर्ट को टॉप मैनेजमेंट शीर्ष प्रबंधन के साथ शेयर करने में। अगला assumption क्या है? तो दोनों आपके ठीक हो गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आर्ग्यूमेंट। द ईयर 2020 इज अ लीप ईयर। assumption क्या है? जो है वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है। अधिवर्ष का मतलब होता है इसके अंदर 365 डेज होते हैं, इसके अंदर 366 दिन होंगे, 366 डेज होंगे। फरवरी विल हैव 29 डेज इन 2020, यानी फरवरी में 29 डेज होंगे। आपको ये बात बताना है क्या ये है
बिल्कुल सही बात है। लीप ईयर तभी आती है जब फरवरी माह में जो है 28 की जगह 29 दिन होते हैं, यानी एक दिन एक्स्ट्रा आता है। द ईयर 2017 इज नॉट अ लीप ईयर, जो वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है। ये भी सही बात है, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल या हर 4 वर्ष के बाद आती है। तो यानी 2000 के बाद अगली 2024, उसके बाद 2028 और उससे पहले 2016 थी। तो 2017 एक नॉट लीप ईयर है। बिल्कुल यहाँ से हम ये भी पता लगा सकते हैं, ये भी धारणा जो है कथन से और जो है मानित की जाती है, साबित कर सकते हैं। तो दोनों हो जाएगा इसका आंसर, डी इज द राइट आंसर। यहाँ से हम दोनों कथनों को जो है मानित कर सकते हैं, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 10, ऑल गर्ल्स लव रीडिंग नॉवेल्स। तो यानी सभी लड़कियां उपन्यास पढ़ना पसंद करती हैं। आगे, ओनली नॉवेल्स आर रीडिंग मटेरियल, केवल उपन्यास ही पाठन सामग्री है। नो गर्ल्स लव टू रीड अदर मटेरियल्स, कोई भी लड़की अन्य सामग्री पढ़ना पसंद नहीं करती है। देखिए, ऑल गर्ल्स लव रीडिंग नॉवेल्स यानी सभी लड़कियां उपन्यास पढ़ना पसंद करती हैं, है ना, ये हमने बोला। केवल उपन्यास ही पाठन सामग्री है, तो क्या हम यहाँ से बता सकते हैं सिर्फ नॉवेल्स, ओनली नॉवेल्स आर रीडिंग मटेरियल्स? तो ऐसा तो कहीं भी नहीं कह सकते हम, और ऐसा बोला भी नहीं गया। यहाँ पर बस हमें बताया है कि लड़कियों की जो पसंद है उपन्यास पढ़ने को लेकर हमें बताया गया इस कथन से। नो गर्ल्स लव टू रीड अदर मटेरियल्स, कोई भी लड़की अन्य पाठ सामग्री पढ़ना पसंद नहीं करती। देखिए, जब यहाँ पर बोला है कि सभी लड़कियां उपन्यास पढ़ना पसंद करती हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि वह उपन्यास के अलावा या उपन्यास के अलावा कह सकते हैं, उपन्यास के अतिरिक्त वह कुछ और नहीं पढ़ती। ऐसा हम नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते कि वह उपन्यास के अतिरिक्त कुछ और नहीं पढ़ती है। तो कोई भी लड़की अन्य सामग्री पढ़ना पसंद नहीं करती, इस बारे में आप कथन को देख या कथन से पढ़कर नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ना तो धारणा 1 और ना ही 2 निहित है, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 11, द कैंपेन ऑफ स्वच्छ भारत कीप योर सिटी क्लीन स्टार्टेड बाय द अपार्टमेंट एसोसिएशन डिड नॉट ब्रिंग मच अटेंशन फ्रॉम इट्स रेजिडेंट्स। स्वच्छ भारत का अभियान अपने शहरों को स्वच्छ रखें जो अपार्टमेंट संघ ने शुरू किया था, उसने अपने निवासियों से ज़्यादा ध्यान नहीं खींचा। यानी जिसने वह स्वच्छ भारत का अभियान शुरू करा था, उस अपार्टमेंट एसोसिएशन में रहने वाले ही जो रेजिडेंट हैं या जो निवासी हैं, वही उससे ज़्यादा आकर्षित नहीं हो पाए, न ही उन्होंने इतना इस पर गौर फरमाया। आगे क्या इससे आंसर निकला? रेजिडेंट डू नॉट विश टू कीप देयर अपार्टमेंट क्लीन, निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ रखना नहीं चाहते हैं। द एसोसिएशन हैज फेल्ड इन द कैंपेन, संघ अभियान में विफल रहा। तो अब आपको इसमें से आंसर बताना है क्या होगा। देखिए, ऐसा इसमें कहीं नहीं बोला है। उसने बोला कि जो अपार्टमेंट एसोसिएशन था, जो अपार्टमेंट संघ था, उसने ये जो अभियान शुरू करा, ये अपने ही जो रहने वाले, जो उस अपार्टमेंट में रहने वाले निवासी हैं, उनका ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। मे बी वो व्यस्त हो सकते हैं, शायद वो व्यस्त हो सकते हैं अपने काम में या कुछ और गतिविधियों में जो है व्यस्त हो सकते। लेकिन इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि क्या वो निवासी जो हैं वो सफाई रखना नहीं चाहते या उनकी कोई इच्छा नहीं है सफाई रखने की। तो इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें, जो ये स्टेटमेंट आई है, तो ये थोड़ा नेगेटिव हो जाती है, यानी थोड़ी नकारात्मक है, क्योंकि जब वो अपने ही लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई, तो शायद आगे चलकर ये जो संज्ञान है विफल रहा। तो यानी ओनली टू, दूसरा एजप्शन को ही हम मानेंगे, थोड़ा हमें सटीक जानकारी प्रदान कर रहा है। दिए गए बयान से स्पष्ट है कि केवल अनुमान 2 निहित है, इसलिए विकल्प जो 2 है सही उत्तर होगा, क्योंकि स्थानीय निवासी हमेशा अपने अपार्टमेंट को साफ रखना पसंद करेंगे। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एजप्शन, मान्यता, धारणा क्या है? दिस वार्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यह चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। नॉन अल्कोहलिक पीपल आर हेल्दी, गैर मद्यपान जो शराब नहीं करते हैं, सेवन नहीं करते हैं, करने वाले लोग स्वस्थ होते हैं। तो ये आपको बताना है कि क्या आप यहाँ से ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रहे हो। देखो, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
इसका मतलब ये रही कि जो शराब का सेवन करते हैं उन्हीं का स्वास्थ्य खराब रहता है, और जो शराब का सेवन नहीं करते हैं वह स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसी कोई बात इसमें नहीं कही गई है कि गैर मद्यपान करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो ये नॉन अल्कोहलिक पीपल आर हेल्दी, तो ऐसा हमें कहीं भी इस कथन से नहीं पता चल रहा है। दिस वार्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यह चेतावनी आवश्यकता नहीं है, यह चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी आवश्यकता या रिक्वायरमेंट को लेकर कोई भी बात इस कथन से या इस तर्क से आपको नहीं पता चलती, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यानी ना तो एक और ना ही दो अनुमित किए जा सकते हमारे आर्ग्यूमेंट या कथन को लेकर। आगे बढ़े। तो वार्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड, अब इसकी देख लेते हैं, इसका जो है स्पष्टीकरण कैसे दिया हुआ है। कथन के अनुसार मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो व्यक्ति मद्यपान पीते हैं और उन्हें इसकी चेतावनी दी जाती है, जबकि अनुमान के अनुसार चेतावनी की आवश्यकता नहीं होती। अंततः अनुमान एक कथन से स्वतः नहीं होता है ना, कि वो वार्निंग इसीलिए दी जा रही है ताकि लोग इसको ना पिए, ना कुछ इसका सेवन करें, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मेयर टोल्ड हिज सेक्रेटरी एवरी सिटी शुड हैव एन इकोलॉजिकल पार्क। मेयर ने अपने सचिव से कहा, तो मेयर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिकीय यानी पारिस्थितिकीय जो है इकोलॉजिकल पार्क यानी होना चाहिए। देखो इकोलॉजिकल पार्क में क्या होता है, हरियाली होती है, पानी वानी रहता है, तालाबें बना दी जाती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ का जो एरिया है वो ग्रीन होता है। तो अब मुझे आप इसमें से आंसर बताइए क्या होगा जो 13 है। इकोलॉजिकल पार्क इम्प्रूव्स द ग्रीन एरिया, जो आपका पारिस्थितिकीय पार्क हरित क्षेत्र को बढ़ावा देता है। इकोलॉजिकल पार्क हेल्प्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, पारिस्थितिकीय पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। देखिए मेयर ने ऐसा बोला हर शहर में इस तरीके के पार्क होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, वह हरित क्षेत्र को बढ़ावा देगा और साथ में प्रदूषण कम करने में मदद करेगा। तभी उसकी जो रिक्वायरमेंट है, तभी उसकी आवश्यकता जो है मेयर ने रखी है। तो बी जो है वो सही आंसर होगा, यानी बोथ 1 एंड 2 यानी सेकंड आर इम्प्लिसिट, दोनों 1 और 2 निहित है। आगे बढ़ते हैं। वाई टोल्ड टू जेड, वाई ने जेड से कहा, क्या कहा, मोबाइल फोन्स आर एडिक्टिव। कथन में क्या, वाई से ने जेड से कहा मोबाइल फोन आदत बाध्य होते हैं, यानी मोबाइल फोन से क्या है, आदत लगती है। एजप्शन क्या, मोबाइल फोन्स हैव मैनी अट्रैक्टिव गेम्स एंड फीचर, मोबाइल फोन में कई आकर्षक गेम और सुविधाएं होती हैं। पीपल स्पेंड मोर टाइम विद मोबाइल फोन्स, लोग मोबाइल फोन के साथ अधिक समय बिताते हैं। ओनली एजप्शन 1 इज इम्प्लिसिट, केवल एक या दूसरा या दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं आपको बताना। देखिए मोबाइल फोन्स आर एडिक्टिव, यानी मोबाइल फोन आदतबद्ध होते हैं क्योंकि लोग अधिक समय फोन पर बिताते हैं। वह इसलिए आदतबद्ध नहीं होते क्योंकि उस पर अट्रैक्टिव गेम्स और फीचर होते हैं, लेकिन समय जो है लोगों का अक्सर जो समय है वो हमें किस पे देखने के लिए मिलता है, मोबाइल पे समय बिताते हुए, राइट। तो इससे ये कथन से स्पष्ट नहीं होता, वो सिर्फ उसके बता। आगे बी, कथन के अनुसार वाई ने जेड कहा मोबाइल फ़ोन आदतबद्ध होते हैं। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि सभी मोबाइल फ़ोन में बहुत आकर्षक गेम और सुविधाएं हों, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिन लोगों के पास कोई कई आकर्षक गेम सुविधाएं होती है वह मोबाइल फ़ोन पर अधिक समय बिताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अधिक समय बिताने को लेकर बात करी गई है। तो ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको और हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ प्राइड ऑफ आवर कंट्री टू विन मेडल्स इन ओलंपिक्स, यह हमारे देश का गर्व है कि ओलंपिक में पदक जीते। ओलंपिक प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू शो स्किल्स इन गेम्स, ओलंपिक खेलों में कौशल दिखाने का अवसर प्रदान करता है। द प्लेयर हु रिप्रेजेंट हिज कंट्री आर प्राइड ऑफ हिज कंट्री, जो खिलाड़ी अपने देश को प्रतिनिधित्व करते हैं वह अपने देश के गर्व हैं। तो अब आपको बताना है कि इसमें से क्या है। इट इज़ प्राइड ऑफ आवर कंट्री टू विन्स मेडल इन ओलंपिक्स, तो जो देश इसका मतलब है कि ओलंपिक में पदक जीतना हमारे देश का गौरव है, यानी गर्व कर सकते हैं हम उस पर, क्योंकि ओलंपिक एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपनी स्किल्स दिखाई जाती है, बिल्कुल दिखाई जाती हैं। तो पहला बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन खिलाड़ी जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं वे अपने देश का गर्व है, ये नहीं।
यहाँ पर जो गर्व की बात करी गई है वो मेडल जीतने की बात करी गई है, कि मेडल जीतना, है ना, इसलिए जो है अजम्पशन 1। तो यहाँ पर हमने जो है 15 क्वेश्चन डिस्कस करे। आगे वाली क्लास में हम और भी सवालों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इन सवालों को अच्छे से आप मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है हमसे पूछिए। बाकी जो भी बातें होंगी आपसे अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से निरंतर अभ्यास करते रहिए ऐसे प्रश्नों का। किसी भी तरीके की समस्या जो होती है वो आप हमसे पूछिए, और बाकी के जो सवाल हैं हम अगली क्लास में करते हैं। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आज की क्लास में।